तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज हम डिसोल्यूशन का इलस्ट्रेशन 5 करेंगे और 6 करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जनरल एंट्री के क्वेश्चन आने के चांसेस 110% है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, जनरल एंट्रीज का खासकर कि डिसोल्यूशन में जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे वाले क्वेश्चन अब आने बंद हो गए लगभग। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्शन 5 देखो तो क्या लिखा है, पास जनरल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन दिस सॉल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर मोहन है, सोहन है, आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट में ऑलरेडी एसेट लायबिलिटी भेज चुके हैं, हमें सिर्फ अब जनरल एंट्रीज करनी है बेचने की और जो भी पे करने की। तो फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ 20% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट। इसके दो एंट्री बनेगी। एक तो मोहन स्टॉक उठा के लेगा, उसकी एंट्री देखते हैं पहले क्या होती है, और दूसरा है कि भाई जो हमने बेच दिया। मोहन अगर स्टॉक उठा, पहले स्टॉक था कितने का, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक बिफोर डिसोल्यूशन 4 लाख। तो भाई 4 लाख का स्टॉक था, 4 लाख का स्टॉक था, ठीक है। उसका 50% 2 लाख होता है। ये 2 लाख रुपए का स्टॉक कौन उठा के ले गया? मोहन। बट ये 2 लाख रुपए का स्टॉक बट ये 2 लाख रुपए का जो स्टॉक है, ये 2 लाख में नहीं ले गया। वो कह रहा है 20% डिस्काउंट पे ले गया, इस वैल्यू का 20% डिस्काउंट पे ले गया। तो इस वैल्यू का 20% डिस्काउंट कितना होता है भाई साहब? आप इसका 20% निकालोगे 2 लाख का कितना आता है? 40,000 आता है। तो 40,000 के डिस्काउंट पे ले गया, यानी कि 1,60,000 रुपये वैल्यू बैठ गई होगी। तो 1,60,000 रुपये के वैल्यू का स्टॉक ले गया, इसका मतलब उसकी एंट्री करनी है। स्टॉक को बेचने की एंट्री क्या होती है? एसेट को बेचने की एंट्री क्या होती है? जब भी एसेट को बेचते हैं तो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा ट्रांसफर क्या कर देते हैं? रिलेशन अकाउंट में, क्योंकि उसके लिए अकाउंट ना रखा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। लेकिन इस बार बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं आया। स्टॉक तो चला गया, लेकिन स्टॉक का पैसा नहीं आया मेरे पास। तो क्या होगा देखो ध्यान से। तो स्टॉक का पैसा नहीं आया तो भैया उस पैसा उससे लूँगा ना, उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लूँगा, क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए, फर्म को तो पैसा चाहिए। स्टॉक का पैसा नहीं आया, स्टॉक उठा के ले गया, तो स्टॉक का पैसा कहाँ से आएगा? उस पार्टनर को कहोगा भाई साहब स्टॉक उठा के ले जा रहे हो, 1,60,000 रुपये पहले जमा कराओ, मतलब आपकी कैपिटल अकाउंट से काटूंगा मैं 1,60,000 रुपये। ऐसे कैसे ले जा लोगे आप? फर्म का स्टॉक था भाई, तो 1,60,000 रुपये उसके कैपिटल अकाउंट से काटूंगा। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन का नाम है ना, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपये। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि स्टॉक कम हो गया, क्योंकि स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे था। और जब डेबिट साइड वाला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड वाला कम हो गया है, तो अगर कोई डेबिट वाला कम हो गया तो उसे क्रेडिट कर देते हैं ना। तो जब भी रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड वाला कम हो गया तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। या फिर उसको ऐसे समझ लो कि भैया पैसा हमने 1,60,000 रुपये मोहन से लिया और रिलायंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भेज दिया, ऐसा भी सकते हो, क्योंकि वो पैसा, क्योंकि वो मुझे स्टॉक बेचना था, बेच नहीं पाया, उठा के बोले गया, तो पैसा तो हमने उसे उसके कैपिटल अकाउंट से काट दिया, और रिलायंस अकाउंट में तो आना ही आना है पैसा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बीइंग, नरेशन आ जाएगी बीइंग मोहन टुक ओवर स्टॉक, ठीक है, और 50% एट 20% डिस्काउंट। क्लियर? लेकिन अब दूसरी एंट्री भी इसी में होनी है। रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया गया, बचा कितने का स्टॉक भैया? 4 लाख का 50% तो 2 लाख होता है। 2 लाख का स्टॉक तो उठा के ले गया था वो। ध्यान रखना, 1,60,000 माइनस ना करते ना, वो तो डिस्काउंट। स्टॉक तो 2 लाख का था। कॉस्ट वैल्यू देखो, कॉस्ट 4 लाख की कॉस्ट वैल्यू थी, और वो कॉस्ट वैल्यू जो ले गया था वो 2 लाख की थी। ये ना देखो कि 1,60,000 रुपये तो डिस्काउंट को कम करने के बाद आया। स्टॉक था कितने का ये देखना है। 2 लाख का स्टॉक था,
वो उठा के ले गया था वो। हाँ, वैल्यू उसकी कम आ गई थी क्योंकि डिस्काउंट देते था। बचा कितने का स्टॉक है? 2 लाख का ही बचा है। 4 लाख में से 2 लाख का उठा के ले गया, 2 लाख ही बचा है, और वो बेचा 30% के प्रॉफिट पे। तो रिमेनिंग स्टॉक 2 लाख का जो बचा उसको एट अ प्रॉफिट 30% पे बेचा। 30% निकालो, उसका कितना आता है? 60,000 रुपये आता है। तो 60,000 का मुझे प्रॉफिट में बेचा, तो मैंने बेचा कितने का होगा? 2 लाख का नहीं, 2,60,000 का। तो पैसा मेरे पास आएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा जब आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं 2,60,000 से, और ये पैसा किस में आएगा? फिर किस में भेज दूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,60,000। ठीक है, तो नरेशन आ रही है बीइंग रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड ऑफ। ठीक है, बेच दिया गया, बचा हुआ स्टॉक बेच देगा। क्लियर हो रही बात? वेरी गुड। सेकंड देखते हैं। डेटर 2,64,000 रुपये के है, प्रोविज़न डाउटफुल डेट का 24,000 रुपये के, उसमें से 48,000 की कह रहा है कि बुक डेट बैड हो गए। बैड मतलब बैड डेट हो गए, बैड डेट हो गए, बैड डेट। 2,64,000 रुपये के तो डेटर थे, ठीक है, उसमें से 48,000 के बैड डेट हो चुके। तो बचा कितने के बैड डेट? जो पैसा देंगे एक्चुअल 48,000 को तो पैसा नहीं देने वाले, तो पैसा देंगे कितने? 2,16,000। तो 2,16,000 के ही डेटर बचे हैं जो पैसा दे सकते हैं, क्योंकि 48,000 वाले कह रहे हैं कि मैं पैसा दे नहीं सकता, बैड डेट हो गए। अच्छा, आप कहोगे प्रोविज़न में क्या करते हैं भैया? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोविज़न को बेच ना तो पे करते हैं। प्रोविज़न तो ऐसी चीज़ होती है बस जो डेटर से कम कर देते हैं, ये डेटर से पहले ही कम हो चुका होगा। अगर ये कहता है कोई नया प्रोविज़न पड़ा हुआ है, नया प्रोविज़न बनाया, तब तो डेटर से कम करते हैं। लेकिन 24,000 रुपये का जो प्रोविज़न है वो ऑलरेडी डेटर से कम हो चुका होगा, उसका कुछ नहीं करते, इसका कुछ करेंगे। 2,16,000 के जो डेटर है उससे पैसा मंगाएगी। जब क्वेश्चन में ना लिखा हो एसेट को बेचा है या नहीं बेचा, तो आपको बेचना है, उसको आपको बेचना है। तो डेटर को 2,16,000 से पैसा लेना है, और हमने लेना है और ले भी लिया, ऐसा मांग चल रहा है। तो 2,16,000 को डेटर से पैसा मंगा लिया। नहीं लिखा क्वेश्चन में, नहीं मंगाया ना, ऐसा लिखा कहीं मंगा लिया, नहीं मंगाया ना, लेकिन आपको मानना है आपने मंगा लिया, आपको मंगाना है, क्वेश्चन में लिखे ना लिखे। तो 2,16,000 के डेटर से पैसा मंगाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2,16,000 से, और फिर पैसा कहाँ आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल तरीके से एंट्री करते हैं, ठीक है। सो बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। क्लियर हो रहा है अच्छे से? वेरी गुड। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला वो कह रहा है कि फर्नीचर बुक वैल्यू थी 50,000 की, बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख की थी, और बिल्डिंग को 8 लाख का बेचा है। मुझे एक चीज़ बताओ, चलो बिल्डिंग को 8 लाख का बेचा है, फर्नीचर तो बेचा ही नहीं है। मैंने क्या बताया, कोई भी एसेट अगर ना लिखा हो कि बेचा नहीं है तो उसको बेच देना है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट को नहीं बेचना, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू उसको नहीं बेचना होता। उसकी वैल्यू तो आपको मान जब तक का है ना क्वेश्चन में, इनटेंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट, ये सब। उसके अलावा जो भी टेंजिबल एसेट है अगर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में बेचा नहीं है तो आपको बेच देना है। तो फर्नीचर की बुक और बुक वैल्यू में बेच देना है। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 की थी, नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में बेचा है, आपको मान के चलना बेच दिया, तो 50,000 का ऐड कर दो। 8 लाख का तो बिल्डिंग बेची है, 50,000 का फर्नीचर बेच दिया होगा, तो 8.5 लाख रुपये आए मेरे अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 8.5 लाख से, ठीक है। और फिर वही टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब भी एसेट बेचते हैं रियलाइजेशन अकाउंट ऐड होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 8.5 लाख। तो यहाँ लिखिए बीइंग फर्नीचर एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। मशीनरी की बुक वैल्यू 6 लाख है, उसको हमने क्रेडिटर को दे दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। मतलब क्या है कि भाई मशीनरी को बेचना था हमें,
लेकिन उसको क्रेडिटर को दे दिया कि भाई तू ले ले मशीन अपनी सेटलमेंट में, डिस्काउंट 20% का दे रहा हूँ मैं तेरे को, एट ए डिस्काउंट 20% सेटलमेंट, कि भाई आपको पैसा देना होगा मान लो कुछ ज़्यादा, लेकिन उसको कह दिया कि भाई आप सेटलमेंट कर लो, ज़्यादा चक्रों में ना पड़ो, आप मशीन ले जाओ मेरी, आपको पैसा देना था ना, आप ये मशीन ले जाओ 6 लाख रुपए की, अपना सेटलमेंट कर लो, आप अब आपको पैसा मुझे भी नहीं देना, आप भी पैसे मांगोगे नहीं। लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी? देखो सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं होती। अगर मैं क्रेडिटर को पे करता तब तो अलग बात थी, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जाता, मशीनरी को बेचता तो पैसा आता, लेकिन या तो ना तो पैसा आया ना गया। तो जब आया ही नहीं ना गया नहीं तो रिलायंस अकाउंट में तो कुछ भी नहीं हुआ, रिलायंस अकाउंट में तो कुछ भी नहीं हुआ। बस एक चीज़ होगी बस कि मशीनरी को जो वहाँ पर आपने वहाँ ट्रांसफ़र किया था, वो मशीनरी की वैल्यू कम, मतलब रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड पे होती है एसेट, तो वो एसेट रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड से कम हो गए, क्योंकि आपने मशीन को बेचा नहीं है, लेकिन हाँ मशीन को दे दिया। तो रिलायंस अकाउंट को आपने 6 लाख से क्रेडिट कर दिया होगा, ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि मशीन को, क्योंकि आपने 6 लाख की जो मशीन है वो डेबिट साइड पे पड़ी थी, आपने ट्रांसफ़र की होगी, वो आपने क्रेडिटर को दे दी, तो रिलायंस अकाउंट में तो 6 लाख रुपये नहीं आने वाले, तो 6 लाख रुपये तो रिलायंस अकाउंट में कम हो गए, ठीक है ना, 6 लाख भी कम हो गए, तो कम हो गए तो क्रेडिट साइड पर, क्रेडिटर आपने डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र किए होंगे रिलायंस अकाउंट के, सॉरी क्रेडिट साइड पे, डेबिट में तो एसेट आते हैं, क्रेडिट पे आपने क्रेडिटर ट्रांसफ़र किए होंगे, कितने के, जितने के भी होंगे हमें नहीं पता, वो तो कह रहा है कि 20% के डिस्काउंट पे उसको क्रेडिटर को सेटलमेंट कर दी, तो 20% ज़्यादा हो गए क्रेडिटर, लेकिन क्रेडिटर पे 6 लाख के ही हो गए, क्योंकि 6 लाख का सेटलमेंट कर दिया है, वो कह दिया उसने। तो क्रेडिटर को जब पे करते हैं तो रिलायंस अकाउंट को डेबिट नहीं करते थे, जब क्रेडिटर क्रेडिट साइड पे थे तो रिलायंस अकाउंट के क्रेडिटर जो क्रेडिट साइड पे है, अब उसको पैसा नहीं देना, तो रिलायंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कितने से? 6 लाख से ही, क्योंकि 6 लाख पे मान के बात हुई, तो भैया रिलायंस अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, क्योंकि क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं तो डेबिट होगा, एसेट भी कम होने, तो डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो उसकी एंट्री होती नहीं है, नील एंट्री आ गई, नो एंट्री। कोई अकाउंट अगर डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है तो उसकी एंट्री हो ही नहीं सकती, एक ही अकाउंट है ना दोनों, इसीलिए उसकी एंट्री नहीं हो। तो जब भी ऐसा कोई कह दे कि लायबिलिटी, कह दे कि लायबिलिटी को पे कर दिया इन सेटलमेंट ऑफ एसेट, नो एंट्री, नो एंट्री। लास्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000 पे रिलाइज्ड एट 150%। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 40,000 की थी, तो 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसको 150% पे बेचा, इसका 150% निकालना है, तो कितना आएगा? 60,000 रुपये। 40,000 का 150% निकालोगे 60, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट को 60,000 का बेचा, तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू पैसा ट्रांसफर करेंगे रिलायंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बी इन्वेस्टमेंट रिलाइज्ड, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब टोटल कर लेना अपने आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इलस्ट्रेशन 6 करते हैं। अब देखिए अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको फॉर्मेट तो आता ही है जर्नल का, ठीक है ना, मैं यही मान के चल रहा हूँ। मेन आप किसके लिए आए हो आप इस वीडियो में? कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंट्री कैसे होगी यही तो समझने आए हो आप, क्योंकि आंसर तो पीछे भी गिवन है, ठीक है ना। तो आप एंट्री कैसे हुई यही तो समझने आए हो, तो हम यही समझेंगे अब इस क्वेश्चन तो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है। कह रहा है कि देखो पहला तो वही कह रहा है कि अधिराज करण में 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं, फर्म डिसॉल्व होगी, सारे एसेट को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया रिलायंस अकाउंट। पहला देखते हैं, फर्नीचर की बुक वैल्यू 7,000 रुपये है, उसको 68,000 को बेचा, ऑक्शन हुआ यानी कि बोली लगी, और ऑक्शनर को कमीशन भी दे दी मैंने 2,000 रुपये। ऑक्शन हुआ था, बोली लगी थी, फर्नीचर को बेचा मैंने 60, तो पैसा तो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया ना 68,000, तो पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट करूँगा 68,000 से, पहले ये एंट्री करो, कमीशन की वो देखेंगे बाद में एंट्री। जब भी पैसा आता है तो रिलायंस अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट 68,000, क्लियर। अब कमीशन दी है 2,000 रुपये, हाँ ये चक्कर क्या है, देखो ये चक्कर क्या है, कमीशन दी है ना 2,000 रुपये, तो देखो सिंपल सी बात है भैया, अगर कमीशन दी है 2,000 रुपये तो ऑब्वियस सी बात है रिलायजेशन अकाउंट डेबिट होगा। फिर कोई भी खर्चा करते हैं
तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके करते हैं। खर्चा 2000 रुपये खर्चा किया तो सिंपल जैसे लायबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही ये भी एक तरह का खर्चा है कमीशन का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000 पे टू बैंक अकाउंट 2000 से कम हो गया मेरा, क्योंकि मैंने उसको कमीशन दी थी। तो 2 एंट्री कर लो। इसको आप सिंगल एंट्री भी कर सकते थे, मतलब सिंपल एंट्री क्या कर सकते थे कि भाई बैंक में मेरा पैसा 68,000 नहीं आया, क्योंकि बेचा तो 68,000 कर, लेकिन उसको 2000 रुपये कमीशन दे दी, तो 68 में से 2000 तो माइनस हो गया ना बैंक अकाउंट में पहले से ही, 66,000 पे। तो आप सिंपल ये भी एंट्री कर सकते थे कि बैंक अकाउंट में 66,000 आए और रिलायंस अकाउंट में 66,000 मैंने भेज दिए। ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटने वाला। सेकंड देखते हैं, ठीक है। जब भी पैसा पे करूँगा रिलायंस अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो रिलायंस अकाउंट क्रेडिट, सिंपल नॉमिनल अकाउंट जैसे ही है। खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट, खर्चा हो तो डेबिट कर देना, इनकम हो तो क्रेडिट कर देना। अधिराज लोन 35,000 पेड। अब ये क्या है, अधिराज का लोन है ये, और ध्यान रखो अधिराज का कोई पार्टनर का लोन के लिए पार्टनर का लोन अकाउंट खुलता है। अधिराज एक पार्टनर था, उसको मैंने लोन 35,000 का पे कर दिया, फर्म को दिया होगा उसने, तो फर्म को दिया। अब पार्टनर को पे कर दो, मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया पहले तो, टू बैंक अकाउंट कम हो तो ऐड करते हैं, 35,000 से कर दूंगा। लोन भी खत्म हो गया ना, लोन का बैलेंस भी खत्म हो गया, तो अधिराज का लोन अकाउंट बंद कर दो। उसका लोन होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करने के लिए डेबिट करते हैं। तो यहाँ लिख दो लोन बाय अधिराज अकाउंट या अधिराज लोन अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिख दो लोन बाय अधिराज अकाउंट डेबिट 35,000 से, सिंपल क्लियर हो गया बस सभी को। आगे कह रहा है कि आउट ऑफ द स्टॉक 80,000 रुपये करण ले गया 50%, एट डिस्काउंट ऑफ 20%। वही देखो आ गया, वही वाला केस पहला भी था स्टॉक वाला, कि आधा ले गया स्टॉक 20% डिस्काउंट पे। वही चीज़ हो रही है कि 80,000 रुपये का स्टॉक था, उसका आधा 40,000 रुपये का स्टॉक कौन ले गया, करण, लेकिन 20% के डिस्काउंट पे। तो 20% डिस्काउंट निकालोगे, 20% कितना होता है इसका, 8,000 रुपये डिस्काउंट, तो इसका मतलब 32,000 का स्टॉक ले गया। क्लियर हो रही बात, 80,000 का स्टॉक 50% ले गया, 40,000 रुपये ले गया स्टॉक, बट 40,000 की एक्चुअल वैल्यू रुपये लेने ले गया, उसका 20% माइनस करके 8,000 रुपये। तो पहले तो उसकी एंट्री करो, 32,000 जो बेचा है, 32,000 का जो स्टॉक ले गया। जब भी स्टॉक ले गया तो उसके कैपिटल अकाउंट से उसकी वैल्यू काटूंगा, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे तो स्टॉक बेचना था, उसको फ्री में दे दूंगा, उसे कहूँगा बेटे कैपिटल अकाउंट से तेरे काटूंगा पैसे 32,000 रुपये जो तू ले रहा है, और ये पैसे मेरे पे आए तो रिलायंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। समझ गए, ऐसे करते हैं। लेकिन इसी में दूसरी एंट्री भी होगी, क्योंकि वो कह रहा है कि बाकी का जो स्टॉक बचा उसको 30% प्रॉफिट भेज दिया, बाकी स्टॉक 80,000 में से 40,000 तो ले गया, तो कॉस्ट वैल्यू देखनी है। ये ना कर देना 80,000 में से 32,000 माइनस कर दिए ना, वो तो डिस्काउंट हमने उसको बाद में दिया, स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू ली जाती है। कॉस्ट कितनी बची स्टॉक की, कॉस्ट तो भैया 80,000 में से 40,000 ले गए थे कॉस्ट वैल्यु, तो 40,000 की कॉस्ट बची ना, उसको स्टॉक को कह रहे हैं कि मैंने 30% के प्रॉफिट मुनाफे पे भेज दिया। तो 30% निकालूंगा तो 12,000 रुपये होता है, तो 52,000 का स्टॉक भेज दिया, ये कह रहा है। तो इसकी एंट्री करो ना, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आया मेरे अकाउंट में 52,000 रुपये, और पैसा आया तो भैया रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, जैसे कि आप जानते हो सिंपल एंट्री होते हैं। सबसे आसान चैप्टर है ये जनरल एंट्री का, बार बार रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यही सब चीज़ें आने वाली एंट्री में, और किसी का अकाउंट आता नहीं है। समझ आ रही बात। चौथा देखते हैं, बिल रिसीवेबल 3,000 रुपये का अंडर डिस्काउंट वो डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल था 3,000 रुपये का, उसको डिस्काउंट मतलब उसको पहले मैं बैंक में जाके मैंने डिस्काउंट करवाया होगा, वो पैसे लिए हो गए, डिसऑनर्ड हो गया वो। एज द एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट, हैंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। ये क्या मतलब है, क्योंकि जो पैसा कह रहा है कि भाई मैंने कोई पैसा लेना होगा 3,000 का, लेकिन सामने वाला बंदा भैया निकला, वो कह रहा है मेरे पैसे नहीं, इंसॉल्वेंट हो गए, मैं तो मेरे पैसे ही खत्म हो गए, मैं बैंक में जाके पैसे निकाल गया, वो डिसऑनर्ड हो गया बिल। और बाकी क्या कह रहा है कि जो बिल है वो फर्म को ही मेट करना पड़ेगा, यानी कि फर्म को ही अब पे करना पड़ेगा। ये है इसका मतलब
कि बिल रिसीवेबल 3000 का डिस्काउंट पे जो था वो डिसऑनर्ड हो चुका है, यानी कि अब वो पैसा, क्योंकि मैंने पहले पैसा सोचा पैसा आ गया लेकिन अब डिसऑनर्ड हो गया, तो मुझे अब पैसा वापसी करना होगा। यानी कि अब वो कह रहा है कि बिल अब फर्म को ही मेट करना पड़ेगा, बिल का पैसा आने वाला नहीं है, तो बिल का जो लायबिलिटी है, अब वो जो लायबिलिटी उसको पे करनी थी सामने वाले को, वो तो सामने वाले इंस्टॉलमेंट हो गया, अब मुझे पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि बिल रिसीवेबल तो भाई ऐसा होता है कि बिल वो तो पैसा लेना था, आप क्यों पे कर रहे हो। लेकिन यही हो गया, कोर्ट में गए होगे भाई, या कोर्ट में नहीं, या तो डिसऑनर्ड हो गया ना, एक्सेप्टर कहता है मैं तो इंस्टॉलमेंट हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो पैसा दे नहीं सकता, तो अब पैसा दे ही नहीं सकता वो, तो फर्म का ही पैसा चला गया, फर्म का ही पैसा कम हो गया 3000 रुपये, तो इसका मतलब फर्म को ही अपने खुद से पे करना पड़ेगा 3000 रुपये। ऐसा लिख दिया लास्ट में कि बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। अब वो बिल फर्म को पे करना है, तो फर्म को पे करना है तो टू बैंक अकाउंट कम हो गया मेरा 3000 से, और जो फर्म पे करती है तो रैश अकाउंट से पे करती है, रैश अकाउंट डेबिट हो गया 3000 से। ये ट्विस्ट डालते क्वेश्चन में लास्ट में, क्योंकि लिख दिया उसने कि भैया बिल डिसऑनर्ड हो गया, अब बिल फर्म को पे करना है, कोर्ट में केस चला गया होगा तो बिल फर्म को पे करना पड़ेगा, दिक्कत आ गई। तो ये हो गया अभी यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई है बस। ओके, 5वां देखते हो। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 56,000 रुपये का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है लॉस, आपने पढ़ा है एडमिशन में, रिटायरमेंट में कई बार आया होगा, डेबिट बैलेंस एसेट में पड़ा होता है जो, वो आपने याद करो कितनी बार ट्रीटमेंट किया होगा उसका, बहुत बार किया होगा, एडमिशन रिटायरमेंट में कई बार। कोई भी डेबिट बैलेंस एसेट में होता है वो बढ़ जाता है पार्टनर में, और एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। तो जितने भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा, क्योंकि लॉस है, ये लॉस बढ़ता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ऐसे ही करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा, लॉस है ना, क्योंकि ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट ना लिख देना, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ये भेजा नहीं था मैंने, जिस एसेट और लायबिलिटी को बेच चुका हूँ वही तब लिखते रियलाइजेशन अकाउंट, ये नहीं लिखा, ये सीधा पार्टनर में बढ़ रहा है। 56,000 रुपये का है ये, किस रेशो में बढ़ेगा, जो रेशो ऊपर दे रखे 3:2, तो बांट दो 3:2 में। 56,000 का पहले आप 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 11,200, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से कर दो, तो 3 से करोगे तो आ गया 33,600, 2 से करोगे तो कितना आ गया 22,400। समझ आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं, लास्ट देखते क्या कह रहे हैं, 6th वाला। ये मैंने इसकी वीडियो बना रखी है पीछे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पूरी कंप्लीट वीडियो है, एक वीडियो देख ली पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। वो कह रहे हैं रियलाइजेशन में 2,000 रुपये पेड बाय अधिराज। अब वो वीडियो जो देख चुके हो उनको समझ में आ रहा होगा। अधिराज ने पे किया है, जब कुछ नहीं लिखा हो कि बॉन्ड कौन करेगा, यानी कि पे किसको करना था, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फर्म को ही पे करना होगा। 2,000 रुपये अधिराज ने जो पे कर दिए, तो वो अधिराज ने जो पे कर दिए वो फर्म को पे करने थे। अगर फर्म को पे करने थे तो रियलाइजेशन अकाउंट से डेबिट होना ही होना है, क्योंकि फर्म जो पे करती है रियलाइजेशन अकाउंट से डेबिट करके पे करती है 2,000 रुपये। लेकिन पे किसने कर दिया, अधिराज है, तो मेरा तो बैंक अकाउंट कम नहीं हुआ, तो मैं वो 2,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट से काटूंगा और उसके कैपिटल अकाउंट में दे दूंगा, ले भाई तू पे कर दे, अधिराज कैपिटल अकाउंट कैट हो जाएगा, तू पे कर दे, ठीक है। ये चीज़ है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अभी सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।